रोटरी क्लब ऑफ जालना और रोटरी क्लब ऑफ जालना सेंटर, ये दोनों क्लब के पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर, सब लोगों ने मुझे यहाँ आके अपने विचार रखने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। उनके सभी परिवार के सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं। सब माता बहनों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। मैं यहाँ आया अपनी दोस्ती निभाने के लिए। नितिन जी और मेरी दोस्ती परिचय 7-8 साल पुराना है। मैं यहाँ आया ये दोस्ती निभाने के लिए, नहीं मेरी यहाँ कोई योग्यता है कि जो आपके सामने कुछ रख सकूं, लेकिन एक दोस्त का फर्ज होता है जो नितिन जी ने निभाया। एक दोस्त का फर्ज क्या होता है कि अपने दोस्त में जो कमियां है वो दूर करने का उसको मौका देना, उसको एक सुधारने का भी मौका देना। मौका देते समय उसका हौसला भी बढ़े, कहीं वो वहां से फिसल न जाए, इसका भी ध्यान रखना। इसके लिए उन्होंने अपने वालों को बुलाया है। ये भी ख्याल उन्होंने बड़े अच्छे से रखा है। अपनी दोस्त की एक इच्छा भी पूरी करना और मिला हुआ मौका हाथ से छोड़ना नहीं। ये दोनों भी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इस उम्र में मैं सुधर सकता हूँ, ऐसी मेरी दोस्त की इच्छा भी है और उसका भरोसा भी है। यह भी मेरे लिए एक उत्साह की बात है। थोड़ा बहुत जो भी वक्त आते हैं उनका परिचय बढ़ा चढ़ा के बताने की एक परंपरा भी रहती है, उससे आप लोगों का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ सकता है। अच्छे दोस्त मिलना भी बड़ी भगवान की कृपा है। मैंने भी सोचा कि अपने घर वाले लोगों को यहाँ लेके आओ। घर में तो मैं उनका सुनता हूँ, हो सकता है यहाँ मेरा भी सुने। एक गाने की महफिल थी, गाने वाले ने अपना गाना पेश किया। गाना खत्म हुआ तो जो लोग सामने बैठे थे उन्होंने बोला वंस मोर। मेरे समान कोई गाने वाला होगा तो उसको लगा अरे वाह मेरी क्या सराहना हो रही है, तो वापस उसने गाना बोला। थोड़ा बहुत एक स्टांजा खत्म हुआ, फिर से आवाज आई कि वंस मोर। उसने और एक बार बड़े प्रफुल्लित था, फिर थोड़ा गाना हुआ तो लोग और बोले वंस मोर, तो उससे रहा नहीं गया खुशी के मारे। बोला कि देखो साहब मेरे और भी गाने अच्छे हैं, मैं वो पेश करना चाहता हूँ, आप थोड़ी देर शांति से सुने। तो सामने एक सज्जन बैठे थे, वो बोले साहब ऐसा नहीं, रीटेक इसके लिए दिया जा रहा है कि आपका गाना अभी तक सही हुआ नहीं। तो कई बार डालने में दूसरी बार या तीसरी बार मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं भी समझ रहा हूँ कि ये रीटेक के समान है। नई बात मैं आप सब लोगों के सामने रखूंगा, ये तो मेरी योग्यता नहीं। लेकिन आज स्वातंत्र दिन का अवसर है, आप सभी लोग, कई सारे सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि सीनियर क्लब और जूनियर क्लब एक साथ में हैं। अभी मुझे सज्जनों ने बताया कि कुछ 50 साल से ज्यादा इससे जुड़े हुए भी कोई लोग यहाँ मौजूद है। तो आप सभी के मन में आज के दिन जो विचार चल रहे हैं उसको किसी ने तो भी कहना चाहिए, और अपने में से किसी ने कहा तो सुनने में जरा दिक्कत होती है, तो बाहर से बुला के अपने ही विचार रखना, यह भी एक स्वाभाविक बात है। आप सभी लोगों का एक अनुभव है, किसी आदमी को देखकर हम बड़े प्रसन्न होते हैं, किसी आदमी को देखकर हमारे मन में बड़ा प्रेम उमड़ कर आता है, किसी को देखकर घृणा भी जगती है। हम अक्सर इसे फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा कहा करते हैं। देखा जाए तो उस व्यक्ति ने ना ही अपने विचार अपने सामने रखे हुए, ना ही हम उस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं, फिर भी हमारे मन में सामने वाले आदमी की कुछ ना कुछ तो छवि तैयार हो जाती है। जैसा मैं बात करने से पहले, मेरा कोई परिचय देने के पहले कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि सर के ऊपर कुछ बाल भी नहीं है, तो मालूम नहीं, दिखते तो है इसकी सीनियर लगते होंगे, अभी परिचय में क्या मालूम क्या बात करते हैं। नितिन जी ने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला तो कुछ लोगों के मन में होगा कि जरा देखते हैं क्या बात करते हैं। तो ऐसा अपने मन में कुछ ना कुछ विचार उस आदमी के प्रति, सामने वाले के प्रति बगैर बोले ही निर्माण होते हैं।
तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा मैं सोचता हूं। तो मेरे ध्यान में एक बात आती है कि हम भाषा के बिना भी कुछ चीजें कम्युनिकेट करते हैं जो भाषा के बिना होती है। आज बड़ा संशोधन हुआ है और कहते हैं कि 70% जो कम्युनिकेशन होता है वो भाषा के बिना होता है। 30% जिसको हम भाषा बोलते हैं, स्पीच, उससे होता है। फिर उसका टोन है, उसका वॉल्यूम है, उसके कंटेंट है, ये सब चीजें सिर्फ 30% मायना रखती है। 70% हम जिसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं उससे कम्युनिकेशन होता है। तो बॉडी लैंग्वेज बोले तो ये जरा इतना अच्छा शब्द मुझे नहीं लगा, मैं उसको बोलूंगा जो हमारा होना रहता है, हमारा जो बीइंग रहता है वो सामने वाले के पास कम्युनिकेट होता है। हम कितने भी अच्छे डायलॉग बोले, कहीं से भी कुछ याद करके आ जाए, तो भी कम्युनिकेशन में वो बहुत कम साथ देता है। कम्युनिकेशन में तो अपना जो होना रहता है, अपना जो बीइंग रहता है, वही सामने वाले के पास पहुंचता है। ऐसा मेरा छोटा बड़ा जो अनुभव है वह कहता है। तो ये हमारा होना रहता कैसा है, क्योंकि ये जिसको हम होना बोलते हैं ना, ये अपने 24 घंटे की अनुभूति है। अपने से भी अनुभूति होती है और अपनी दूसरों से के साथ भी एक अनुभूति होती है। तो हम ये दिखावा तो थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, कपड़े अच्छे पहन सकते हैं, भाषा भी बड़ी अच्छी बोल सकते हैं, ऐसा दिखावा तो हम थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं। एक सज्जन की मुझे याद आई, महाराज बने थे, नाम था उनका शांतिनाथ। एक सज्जन उनसे मिलने गए तो किसी ने परिचय करा दिया कि इनका नाम शांतिनाथ है। थोड़ी देर बात चली तो इस सज्जन ने उनको पूछा, महाराज मैं नाम भूल गया, आपका नाम क्या है? तो महाराज को थोड़ा सा गुस्सा भी आया, लेकिन उन्होंने बोला शांतिनाथ। फिर थोड़ी बात चली, थोड़ी देर से उन्होंने फिर पूछा कि महाराज मैं जरा आपका नाम भूल गया, नाम क्या है? तो थोड़े गुस्से से बोले शांतिनाथ। फिर थोड़ी बात चली और उन्होंने फिर से पूछा कि महाराज जरा आपका नाम क्या है? तो जोर से चिल्लाया, शर्म नहीं आती आपको पूछते समय? मेरा नाम शांतिनाथ है। तो नाम रह सकता है शांतिनाथ, दिखावा भी हो सकता है महाराज का, लेकिन अनुभव कोई अलग हो सकता है। तो इसके लिए ये जो हमारा होना रहता है, हमारा अपना जो बीइंग रहता है, हमारा जो अपनापन होता है, जिसको हम हमारा कहते हैं, ये बाकी 24 घंटे की एक अनुभूति है। यह हमारा होना बड़ा प्रभावशाली होता है। यहाँ कई सारे माता पिता जिनको पोते हुए ऐसे भी है और जिनको छोटे बच्चे ऐसे भी मुझे कुछ नौजवान यहाँ दिख रहे हैं। तो ये सब कभी कभी ये भूल जाते हैं कि ये हमारा होना जो रहता है ना, इसके तरफ हमारा ध्यान कम रहता है। मैं आज के दिन अपने स्वतंत्र दिन के अवसर पर आप सभी को एक चीज के ऊपर आप सबका ध्यान रखना जरूर चाहूंगा, वो अपने होने के तरफ। जैसा कि एक नन्हा बच्चा रहता है तो भाषा कैसी सीखता है, तो सब लोग अभी बोलते हैं कि भाषा सीखता है वो आदमी अपनी लिप मूवमेंट से, अपनी जो आवाज आती है उससे, और देख देख के वो सुनता है, सुनता और देखता, उसका कोरिलेशन वो बच्चा अपने दिल में बिठाता और फिर अपना भाषा का इस्तेमाल करता है। सब चीजें तो हम उसको सिखाते नहीं, लेकिन वो अपने माता पिता, घर परिवार के सदस्यों को देखते देखते भाषा सीखता। मान लो कोई बच्चे को हम जंगल में रखते और उसके आजू बाजू कोई न रहे तो भाषा बोल नहीं सकेगा। तो भाषा इस तरीके से आदमी सीखता है। तो कई सारी बातें हम अनुकरण से सीखते हैं। बच्चों के जीवन के बारे में बोले तो 3-4 साल की उम्र तक 70% ज्ञान बच्चा इकट्ठा कर लेता है। 10% ज्ञान और 6 साल तक बढ़ता है। तो मान लो 70-80% का ज्ञान वो 6 साल तक तो पा लेता है। बचा हुआ 20% ज्ञान आगे वाले जिंदगी में वो इकट्ठा करता है। 6 साल तक तो बच्चा स्कूल में भी नहीं जाता, घर में ही रहता है और घर से ही वो सब कुछ सीखता है। उसकी जो नींव है आगे बढ़ने का, उसका जो फाउंडेशन है वो तो घर में तैयार होता है। जब तक वो स्कूल में जाता नहीं, हमारे लिए तो वो एक अज्ञानी बालक है। हम तो जब वो स्कूल में जाता है, फिर 10th में और 12th में आता है तो हमारा ध्यान उसके तरफ जाता है और हमको ऐसा लगता है कि अभी कुछ करना चाहिए क्योंकि उसका 10th और 12th आ गया है। जब वो 6 साल तक अपने घर में रहता है तब तो हमारे लिए वो कोई महत्व की बात ही नहीं रखता।
लेकिन उसका ज्ञान ग्रहण करने का समय तो 6 साल तक पूरा हो गया था। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि वो जो 6 साल उसके अपने घर परिवार में बीतते, इसीलिए हम कहते हैं कि माता पिता और परिवार के सदस्य उसके लिए पहले आचार्य है। उसके लिए पहले शिक्षक कौन है? तो अपने घर परिवार के सदस्य है। तो आचार्य शब्द भी किसके लिए कहते हैं? ये बड़ा संस्कृत शब्द है और उसका अर्थ बताए तो आचरति चर्या इति आचार्य, ऐसा बोले तो चर्या बोले तो उसकी दिनचर्या, आचरण, वो देख के जिसको ऐसा लगता है कि इसका मैं अनुकरण करूं, मेरे जीवन में ये चीज आए, ऐसा जिसको देख के लगता है उसको हम आचार्य बोलते हैं। आचरति चर्या इति आचार्य, ऐसा बोलते हैं। जिसको हम संस्कार कहते हैं, यह अपना जिसको हम होना बोलते हैं, अपना जो बीइंग है उसको हम अपना संस्कार बोलते हैं। हम जैसे होते हैं वैसी ही अपनी उपज होती है। हम जो बोलते हैं वैसा ही फल आता है। हम ऐसा बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं सुनता हूं आजकल कई जगह मैं जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि आजकल पुराने जमाने के परिवार रहे नहीं। ऐसी बात मैं कहीं कहीं सुनता हूं। मैं कोई इतना पुराने कि पुराने जमाने में कैसे थे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी बात सुनते हुए मैं कई जगह सुनता हूं। इसका मतलब ऐसा हुआ कि पुराने जमाने में परिवार में ऐसा कुछ था जो आज मिसिंग है। ये बात तो जरूर है। जो हम चाहते हैं कि अपने परिवार में दिखना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है, ये तो समझ में आता है। सब लोग क्योंकि ऐसा बोलते हैं। तो एक परिवार में बालक सीखता क्या है? बचपन से ऐसा बोलते हैं कि जिस बालक को बहुत प्यार मिलता है वो आगे चल के प्यार बांटता है, वो मेंटली बड़ा स्टेबल रहता है, उसका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा रहता है। जिस बच्चे का लालन पालन के समय बहुत प्यार मिलता है, ऐसा आगे एक स्टैटिस्टिकल डेटा पब्लिश हुआ है। मैं उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का नाम भूल गया, मार्शलोज एक्सपेरिमेंट ऐसा बोलते हैं उसको। तो उसने ये स्टडी किया, 3 बच्चों को एक रूम में बिठा दिया, लॉक कर दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग किए। उनके सामने मार्शमेलो करके एक कोई स्वीट डिश रख दी गई थी, तो उसको मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट बोलते, और उनका वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया। और सब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे 3 साल तक के, 6 साल तक के, उनको ये समझाया गया कि आप लोग इसमें से कुछ खाना खाएंगे नहीं, कुछ भी मीठा आप चखेंगे नहीं, और यदि आप ये इतने देर तक सह सके तो आपको 2 डिश मिलेंगी। तो वो वीडियो आज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट से कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने जैसा दरवाजा बंद हुआ तो थोड़ा चख के देखा, पहले एक तरफ देखा, दूसरी तरफ देखा, बच्चे ने अभी क्या करना, ऐसे हाथ बांध के था, फिर छोड़ दिया। फिर एक को लगा नहीं मैंने खाना चाहिए, उसने थोड़ा सा खा के देखा, फिर आजू बाजू देखा, और एक बच्चे का धीरे धीरे इतना रख नहीं सका, संयम नहीं बन सका, और उसने वो खा लिया। तो आगे चल के 25 साल बाद जब इस बच्चे का अध्ययन किया गया, तो जो बच्चा पूरे 3 घंटे तक मार्शमेलो को टच नहीं किया, वो आगे चल के बड़ा मेंटली स्टेबल रहा, डिसीजन मेकिंग उसका बड़ा अच्छा रहा, वो बड़ा प्रसन्न रहा, अपने जीवन में सक्सेसफुल रहा। तो ये जो दिखने को छोटी चीज है, वो उस उम्र में बाय साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट, ऐसी बात। तो हम ये समझे कि जो बच्चों को अपने को प्यार करना है, जो उम्र की 6 साल तक है, क्या हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे को जो प्यार देना है वो कोई नौकरानी रख के हम कर सकते हैं? बिना समय देके यह संभव है कि हम हमारे घर के बालक को जितना प्यार देना चाहिए वह दे सकेंगे? यह आप सब लोगों ने सोचने का विषय जरूर है। बालक परिवार से और कोई चीज सीखता है, इसको हम बोलते हैं क्या सही है और क्या गलत है। ये चीज वो अपने घर में सीखता है, इसका फर्क समझता है। यदि हम कोई गलत काम करें और आगे चल के बच्चे को गलत जो हमने काम किया वही सही काम लगे, तो कसूरवार कौन है, यह भी हमें सोचने की जरूर बात है। बालक घर से मान सम्मान का तरीका भी सीखता है। हम गलत चीज का सम्मान करें तो दोष किसका है? बालक घर से खाना कैसे खाना, क्या खाना,
कपड़े कैसे पहनना, बात कैसी करना, त्योहार कैसे मनाना, सब तौर तरीके अपने घर से बालक सीखता है। त्योहार मनाते समय वसुंधरा यानी सृष्टि का सम्मान कैसे करना वह अपने घर से सीखता है। पर्यावरण बचाव का अभियान चलाने की बाद में कोई जरूरत रहती नहीं। त्योहार में आनंद कैसा मनाना चाहिए, सबके साथ आनंद मनाने का मौका भी वो घर में ही सीखता है। यह एक अपने आप में एक विशेष आनंद की बात है कि हम सब लोगों के साथ अपना आनंद मनाएं। यह आजकल बहुत कम दिखाई देता है। तो हम जो त्योहार मनाते हैं उसमें ऐसी कई सारी चीजें बच्चा सहज रूप से ग्रहण कर लेता है। जैसा कि खर्चा कैसा करना, किस चीज के ऊपर कितना खर्चा करना, मेरे पास पैसे हैं इसके लिए खर्चा करना क्या, ऐसी कई सारी चीजों का अनुभव बच्चा अपने घर में लेता है। मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी की एक कथा जरूर सुनाऊंगा। बनारस विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना पंडित जी ने की। तो कहते हैं कि पंडित जी घर घर गए पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो कोई एक बड़े धनवान सेठ के पास घर गए और मन में इच्छा थी कि उनको उस जमाने के 10,000 रुपए मांगे। अपने मन की बात थी। पंडित जी को देखा, पहले पंडित जी गए तो सेठ जी का ध्यान नहीं था। सेठ जी अपने जो बच्चा था थोड़ा सा, हम इसको बोलेंगे अराउंड 20-25, ऐसे बच्चों को बड़े डांट रहे थे। और किस लिए डांट रहे थे कि उसने 1 रुपए का फिजूल खर्चा किया और 10-15 मिनट गर्मा गर्म सब बात चल रही थी। ये सेठ तो आए थे मांगने के लिए पंडित जी 10,000 रुपए, बैठे। बाद में उनका ध्यान है कि पंडित जी आए, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं बड़े जोर से अपने बच्चों के साथ बात कर रहा था और 1 रुपए के लिए इतनी सारी झंझट खड़ी हुई थी। तो आते बड़ा उन्होंने पंडित जी को नमस्कार किया और बोला, आपको क्या चाहिए, आप कैसे आए, आज तो बड़ा भाग्य का दिन है कि आप आए घर में। पंडित जी बोले, कोई काम नहीं, बस मैं ऐसे ही जा रहा था, अभी निकला। सेठ जी बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ऐसे ही आए, इतने बड़े आदमी और मेरे घर में आए, तो कुछ ना कुछ तो आपके मन में बात होगी। तो पंडित जी के मन में बड़ी शंका है कि अभी हम बात रखे या ना रखे, क्योंकि सेठ जी तो बड़े कंजूस दिखते हैं। 1 रुपए के लिए अपने बच्चों को इसने इतना डांटा तो 10,000 रुपए कैसे देंगे। लेकिन उन्होंने बहुत ही बात कही तो पंडित जी ने सोचा कि हम बात कह ही देते। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, ऐसी ऐसी बात थी और मैं कुछ आपसे अपेक्षा रख के आया था। तो बोला, बोलो कितना धन चाहिए। तो पंडित जी चौंक गए कि ऐसा कैसा हो गया, 1 रुपए के लिए जो आदमी इतनी देर अपने खुद के बच्चे को डांट रहा था, तो ऐसा कैसा हुआ। इन्होंने बड़ी हिम्मत करके बोल दिया कि मैं 10,000 रुपए चाहता हूँ। तो बोले, ये तो बहुत कम हो गए। अंदर गए सेठ जी, उन्होंने 21,000 रुपए लाके दे दिए। तो ये और भी चौंक गए। उन्होंने पूछा कि सेठ, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? जरूर पूछिए बोले। तो अभी आप 1 रुपए के लिए डांट रहे थे और अभी आपने 21,000 रुपए कैसे दे दिए, और मैंने तो 10,000 मांगे, आपने 21,000 कैसे दिए। तो पंडित जी ने बोला, मैं उसको जो डांट रहा था वह भी बात सही है और आपको 21,000 रुपए दिया, 10,000 मांगते हो, यह भी बात सही है। उसको खर्चा कहाँ करना ये समझने की उसकी उम्र है, इसके लिए मैंने उसको डांटा। और कैसा खर्चा करना चाहिए, किस पर खर्चा करना चाहिए, यह भी उसको समझना चाहिए। इसके लिए 10,000 मांगने पर 21,000 दिया। तो यह बात हम अपने आचरण से अपने घर में अपने बालक के साथ कर सकते हैं। घर में और एक बात होती है कि हम सब एक है, ऐसी एक भावना अपने घर में पलती है। सुख दुख जब हम एक साथ रहते हैं तो बांट कर लेते हैं, सुख में भी साथ देते हैं और दुख में भी साथ में रहते हैं। दूसरों का ख्याल लेना, दूसरों का ख्याल रखना, यह हम परिवार में सीखते हैं। परिवार का कोई सदस्य बीमार है, नाना नानी बीमार है, तो जो घर का छोटा छात्र है वह उनकी सेवा में रहता है, तो दूसरों का ख्याल रखना, यह भी बात वह परिवार में ही सीखता है। एक टीम के नाते व्यवहार कैसा करना है। परिवार यह एक छोटी बड़ी टीम है, प्रेम के साथ जुड़ी हुई एक टीम है। आज पूरे विश्व में आप कई सारे लोग बड़े व्यापार और उद्योग और इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो आप जानते हो कि एक बड़ा अच्छा टीम वर्क है तो ही हम एक सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं। तो यह टीम वर्क की भावना और एक टीम में कैसा काम करना, यह हम तो अपने परिवार में सीखते हैं। कोई टीम वर्क का वर्कशॉप, कोई अलग ट्रेनिंग क्लास कोई करने की जरूरत नहीं। यदि परिवार सही है तो हम घर में ही अपना टीम वर्क सीख सकते हैं। इस शिक्षा
करता है, थोड़ा लड़खड़ाता भी है, गिरता भी है, तो उसको हमको निखारना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो उसको उस परीक्षा से गुजरना होता है। उसको यदि खुद चलना है तो गिरने की संभावना उसमें निहित है, तो उसको स्वीकार करते हुए उसको अपना रास्ता, सही रास्ता चुनने के लिए हम आवश्यक उतना ध्यान दें, आवश्यक उतना मार्गदर्शन दें। यह एक परिवार की जिम्मेदारी है। मैंने एक जगह संस्कृत में एक चीज पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। ऐसा लिखा कि इन शॉर्ट यदि ये बात मैं कहूँ तो मम सुख मम हित, यानी पहला आदमी ऐसा रहता कि मेरा सुख और मेरा हित इतना बच्चा जानता है। जब वो पैदा होता है तो इतना ही जानता है, मुझे भूख लगी तो घर सब जोरदार आवाज करके पूरा घर इकट्ठा हो जाता है और उसको दूध चाहिए, ही इज ए मोस्ट वीआईपी पर्सन इन द हाउस, ऐसा रहता है। जब थोड़ा बड़ा होता है, दूसरा बच्चा घर में आता है तो थोड़ा आगे जाता है, बोलता वो मम जन सुख मम जन हित, मेरे परिवार के लोगों का सुख, मेरे परिवार के लोगों का हित, वहां तक वह बढ़ता है और थोड़ा बढ़ता है। आज जैसा रोटरी क्लब में कितने सदस्य हैं, उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट बताए, ई लर्निंग का प्रोजेक्ट हुआ, लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट हुआ और कई सारे जॉगिंग ट्रैक हुआ, कई सारे प्रोजेक्ट बनाए। तो थोड़ा आगे दायरा बढ़ता है, सोचता है बहुजन सुख बहुजन हित, कई सारे लोगों का, जालना के लोगों के लिए सुविधा हो, जालना में फैसिलिटी नहीं है, दायरा बड़ा, मेरे से अपने परिवार से जालना तक, हम इसके लिए आगे बढ़े। और हमने सुना सर्वजन सुख सर्वजन हित, पूरे दुनिया के जितने लोग हैं उनको भी सुखी रखे, उनके भी हित का ख्याल रखे, तो दायरा और भी बड़ा हुआ। इसके लिए हम कहते हैं कि सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भद्राणि बोले, भद्र बोले तो अच्छा, भद्र ऐसा शब्द अंग्रेजी में नहीं है और कोई लैंग्वेज में नहीं है। जैसा हम बोलते ना कि भगवान आपका भला करे, ऐसा, तो एक अंग्रेजी वाले लोग जो सोचते ना वो लाभ वाला सोचते, इसका उल्टा है। भला का उल्टा एकदम लाभ है। लाभ में मुझे तो लाभ है, आपका नुकसान है, भले में मुझे भी भला है और आपका भी भला है। तो सर्वजन सुख की जो कल्पना है ये भारतीय विशेषता है। इसके लिए अपने एसटी के ऊपर लिखा हुआ था, लाल एसटी के ऊपर, कि बहुजन सुखाय, ऐसा लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा, बहुजन हिताय। यह अपने देश की ये पूरे विश्व को देन है। बाकी सब जितने भी अंग्रेजी सोच वाले लोग हैं उन्होंने अपने हित के बारे में सोचा, पूरे विश्व के हित के बारे में सोचने वाला पूरे दुनिया में सिर्फ हमारा देश है। और यह अपने बालक का दायरा मेरे से लेके, मम सुख से लेके सर्वजन सुख तक बढ़ना, उसको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। तो उसकी यह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है या नहीं, यह घर परिवार वाले लोगों का काम है। इसके तरफ ध्यान देना, न कि 10th और 12th में उसने कितने मार्क मिलाए, न कि 10th 12th कंप्लीट करने के बाद वो डॉक्टर बना या इंजीनियर बना, या कोई एमपीएससी पास करके या आईएएस की परीक्षा हुआ, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, या लॉयर हुआ, या और भी कुछ हुआ। तो हमारा ध्यान कहाँ देना चाहिए और किस बात के ऊपर हमें ज्यादा सोचना चाहिए, इसके तरफ मैं कुछ ध्यान रखता हूँ। भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी की एक बात है। एक शिष्य ने उनको पूछा कि भगवान आप बड़े बोलते हो, जिसको मोक्ष मिलना या बुद्धत्व मिलना या कुछ भी आप बोलो, स्वर्ग मिलना, केवल जो जो नाम देना चाहते हो, तो ऐसा तो आप बोलते हैं कि सब लोग हो सकते हैं, लेकिन होते तो नहीं है, कुछ ही लोगों को मिलता है, ऐसा क्यों? तो भगवान बोले ये आपने जो सवाल तो बड़ा अच्छा पूछा है, शाम के प्रवचन में इसका उत्तर दूंगा। आज दिन भर एक काम करो। तो उसको एक होमवर्क दे दिया। बोले क्या असाइनमेंट है? तो ये छोटा सा काम है, 500 लोगों के घर है, घर घर जाके पूछना हर आदमी को कि आप अपने जिंदगी में क्या चाहते हो, और पूरी फेरिस्ट बना के मेरे पास लेके आना। तो सज्जन गए, घर घर गए, 400-500 लोग गए, सब लोग उनसे मिल लिए, फेरिस्ट बना के लाए। तो फेरिस्ट पढ़ के भगवान जी को बताया कि भगवान गौतम बुद्ध को कि ऐसी ऐसी है। तो वो आदमी भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि किसी ने भी लिखा ही नहीं था कि मुझे मोक्ष मिलाने की मेरी कामना है। सब लोग ने बोला था कि मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए, ये बीमार है, इसकी बीमारी दूर होना चाहिए, मेरी शादी होना चाहिए, मेरा घर चाहिए, मुझे थोड़ा सोना चाहिए,
थोड़ी धंधे में पैसे की जरूरत है, वो चाहिए, एक्सपांशन है, ऐसा सब बातें उन्होंने कही। किसी ने ये बोला ही नहीं। तो भगवान बोले ये तो संभावना सब में छिपी हुई है, लेकिन संकल्प किसी का भी नहीं, इच्छा किसी की भी नहीं। तो हमारे घर में जो बालक है उसमें संभावना तो कई सारी है, लेकिन वो संभावना का रूपांतरण संकल्प में यदि होना है तो परिवार के साथ बड़ी जरूरी है। एक राजा की कहानी है। तो एक राजा को बोलते 3 बच्चे थे और बोला कि मैं अभी पुराने जमाने की बात, तो मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ, तो मेरी इच्छा है कि 3 बच्चे एक साथ पैदा हुए तो इनको किसको मैंने ये राज्य देना, ये बड़े मेरे लिए दिक्कत की बात है, किसके हाथ ये राज्य कारभार दे। तो उसका जो वजीर था वो किसान था, उसने बोला कि देखो मैं ये बोलता हूँ कि तीनों लोगों को एक एक पोती गेहूं की दी जाए और हम यात्रा के बाद तय कर दें। राजा को बड़ा भरोसा था, वजीर था, तो सुन लिया। तीनों को एक एक पोता जो ये था गेहूं दे दिया और ये तीर्थ यात्रा चले गए। पुराने जमाने के बाद साल भर के बाद राजा आ गया। पहले को पूछा कि भाई आपने क्या किया? बोले राजा साहब आपने जो दिया पिताजी मैंने पूरे अलमारी में रख दिया हूँ। तो पहला ताला खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला और अंदर से गेहूं का पोता उसने बाहर लेके आया। जो भी वो लेके आया तो उसमें सबसे बू आ रही थी, पूरा गेहूं खराब हो गया था, कुछ काम का था नहीं। दूसरे बच्चे के पास गए, पूछा आपने क्या किया? तो बोले मैंने देखा कि किसान तो इसमें खेत में डालते हैं, तो मैंने अपने घर के पीछे राजवाड़े के पीछे जो जगह थी उसमें गेहूं फेंक दिए और मैं सोचता था कि फसल बहुत अच्छे आ जाएंगे, तो जाके देखता हूँ तो वहां तो कुछ भी आया ही नहीं। तो दूसरा भी बच्चा गया, तीसरे के पास गया और पूछा आपने क्या किया? तो बोले चलो मैं बता देता हूँ। उसने बताया तो उसने जो फसल थी बहुत सारे, एक पोता जो गेहूं था तो हजारों पोते गेहूं वहां इकट्ठा हुआ था। तो इसने बोला कि इसको राज्य दे। तो बोले ऐसा क्या हुआ? उसने ध्यान रखा कि भाई जो खेती करना है तो जानता है कि उसको लेवलिंग करना पड़े, उसको कुछ खाद देना पड़े, जो भी करना पड़े उसने सब करके जो संभावना थी एक गेहूं पोते की तो उसके 1000 गुना उसने बढ़ा के बताया। तो संभावना तीनों के साथ भी थी, लेकिन संभावना को संकल्प के साथ, सुरक्षा के साथ आगे कैसे बढ़ाना यह जानने वाला एक ही लड़का था। तो उसको साम्राज्य राजा ने दिया। मैं समझता हूँ कि हमारे घर में जो बच्चा है वो बालक में भी उतनी ही संभावना है। तो वो संभावना विकसित करने की जिम्मेवारी किसकी है, यह बात आज के दिन सोचने वाली है। हम तो अपने सभी लोग अपने अपने परिवार में रहते हैं, तो अपना परिवार कैसा होना चाहिए ये कौन तय कर सकता है? किसके हाथ में इसका डिसीजन मेकिंग है कि मेरा परिवार कैसा हो? मेरे परिवार के लिए मैं नहीं तो और कौन समय देने वाला है? ऐसा मैंने अभी कोई देखा नहीं, ये बोलना उचित नहीं इस शिकायत से, लेकिन भाई देखो मेरे पास समय नहीं, इसके लिए बीवी से प्यार करने के लिए और कोई रख दिया है, ऐसा तो कोई बोलता नहीं। तो अपने परिवार का ख्याल रखना यह मेरी ही जिम्मेवारी है, उसके लिए समय देना यह मेरी प्राथमिकता है, इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं, ऐसा मुझे लगता। ऐसा मैं बोल रहा हूं तो यहाँ के बैठे हुए सज्जन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक समाज के बारे में बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि यहाँ जो इतना सोशल वर्क करते वो अपने परिवार की तरफ ही इतना ध्यान देते होंगे, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों के लिए मैंने बोला नहीं। एक अनुभव की बात हुई जो परिवार में हम सीखते हैं, तो एक दर्जी की बात बोल देता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो। तो एक दर्जी था पुराने जमाने की बात, तो सिलाई का काम करता था, लेकिन नई नई लॉटरी शुरू हुई थी तो सोचता था कि मुझे अमीर बनना है, मैं गरीब हूँ, तो लॉटरी खरीदता था 1 रुपए की और दोपहर को घर को आता था तो अपनी बीवी के पास लॉटरी दे के चले जाता था। कभी उसने लॉटरी का नंबर लगा के ये देखा नहीं। उसकी बीवी उसको समझाती थी कि भाई साहब आप 1 रुपया रोज खर्चा मत करो, ये 30 रुपए से दूध की बात चल सकती है, घर में दूध ले सकते, कपड़े अच्छे हो सकते, ये हो सकते। लेकिन बीवी ने कितनी भी बात बताओ तो शौहर सुन ले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो उसी तरीके से उसके तरफ अनदेखी करते हुए वो लॉटरी खरीदते गया। कई सारे साल बीत गए लेकिन लॉटरी का नंबर लगा नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, ये खाना खाने के चले जाने के बाद वो बीवी ने पेपर में देखा तो उसका लॉटरी का नंबर लग गया और 1 लाख रुपए उसको मिलने का उसमें एक डिसीजन था। तो उस बीवी के मन में एक बड़ी शंका आ गई कि शाम को अपने साहब घर पे आ जाएंगे, उनको बोलेंगे कि भाई इनको 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, तो हो सकता है खुशी के मारे उनको हार्ट अटैक आ जाए और कुछ का कुछ हो जाए, तो क्या करे? तो उसके ध्यान में है कि अपने बगल में पादरी रहता है, उसको बुला लिया जाए। तो पादरी को बुला लिया गया
और वो बच्चा गया, पादरी को लेके आया, उन्होंने पादरी को अपनी बात कही, पादरी ने 2 मिनट में समझा रहे, कुछ चिंता मत करो, शाम को पति घर आने जाओ, मुझे बुला लो। शाम को पति जी आ गए घर पे, बच्चे को बोला, बच्चा पादरी को लेके आया। तो पादरी को लगा मामूली बात है, उसने बोला देखो साहब, यदि समझो आपको 10,000 रुपए किसने दे दी तो आप क्या करोगे? तो पादरी जो दर्जी था वो बोला साहब क्या बात कर रहे हो, मैं इतना गरीब आदमी हूँ, कौन मुझे 10,000 रुपए देने वाला है? लेकिन आप बोलते हो किसी ने यदि 10,000 रुपए दे ही दिए तो मेरी बहुत दिन की इच्छा है कि मैं मेरे बीवी के लिए अच्छी साड़ी खरीदूं, थोड़े गहने लूं, घर में जरा मिठाई बांटूं, ऐसी मेरी इच्छा है, इसके इस तरीके से मैं पैसा खर्चा कर दूंगा। तो पादरी को लगा बड़ी अच्छी बात कह दिया मैंने, 10,000 का तो डाइजेस्ट कर लिया। फिर उसने बोला कि 25,000 रुपए मिले तो क्या करेंगे? तो दर्जी बोला साहब मजाक की भी बहुत बात होती है, आप कुछ भी मजाक कर रहे हो, लेकिन 25,000 दे दिए तो मेरी एक इच्छा है कि तीर्थ यात्रा भी चला जाऊं, और एक मेरी खुद की दुकान लेने की इच्छा है, और 2 सिलाई मशीन लगाने की इच्छा है, ये भी पूरी हो जाएंगी। फिर दोनों ने एक तरफ देखा और उसने सोचा कि 25 के बाद आगे क्या बोलते। बड़ी हिम्मत करके उसने बोला कि मैं 50,000 रुपए दिए तो क्या करेंगे? तो बोले साहब मजाक बहुत हो गया, अभी ये बंद करो मजाक, लेकिन मैं बोलता हूँ यदि दे दिए तो मेरी एक इच्छा अपना खुद का घर भी बना दो। उस जमाने में 25,000 में घर बन सकता था, 25 फेरी उसने बना दी। फिर ये दोनों देखने की तरफ देखने लगे, उनको लगा आज के बाद कल बात करते, लेकिन फिर उसने सोचा अभी एक बार आ गए तो निपट ही डालते। तो उसने 75,000 बोलने के बजाय 1 लाख रुपए मिले तो क्या करोगे ऐसा बोला। जैसा उसने 1 लाख बोला तो खुशी के मारे वो दर्जी बोला साहब जाने दो, इतने पैसे चाहिए नहीं मुझे 1 लाख रुपए मिले तो 50,000 मैं आपको दे दूंगा, और बचे हुए 50,000 का क्या करना है ये मैंने आपको पहले ही फीस दे दी। ऐसा बोलते हुए पादरी नीचे गिर गया और मर गए। तो किसी को इंटेलेक्चुअली बात समझाना अलग बात है और उसका अनुभव करना ये बड़ी अलग बात है। तो हम परिवार में जो शिक्षा देते हैं उसका आधार एक अनुभव होता है। मैं समझता हूँ आज जिसको हम अनुभवजन्य शिक्षण ऐसा बोलते हैं, हंसते खेलते शिक्षण ऐसा बोलते हैं, पूरे शिक्षा में हंसते खेलती शिक्षा ऐसा एक बड़ा उसको क्या बोलेंगे घोषणा है। तो परिवार में जो शिक्षा होती है वो हंसते खेलती होती है और अनुभवजन्य होती है। तो ऐसी कई सारी चीजें बालक अपने परिवार से सीखता है। एक बलशाली राष्ट्र यदि बनना है, आज अपने प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया तो ध्यान में आता है कि यदि आदर्श परिवार समाज में है तो आदर्श जिसका अनुकरण हम कर सकते हैं ऐसे परिवार है, जिसमें रहकर हम अनुभव ले सकते हैं ऐसे यदि परिवार आसपास है तो धीरे धीरे अपना राष्ट्र बलशाली बन सकता है। हम अपने पुत्र और पौत्री को संस्कृत में संतति कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ये बड़ा संस्कृत शब्द है। स ऐसा बोले तो कंटिन्यूटी, सातत्य, अच्छाई का सातत्य, और तति बोले तो एक रेखा। तो मैं मेरी कंटिन्यूटी देखता हूं इसके लिए उसको संतति बोलते हैं। मेरी जो अपना जो होना है वो मैं अपने पुत्र में देखता हूं इसके लिए उसको संतति बोलते हैं। तो ये जो मेरी कंटिन्यूटी मैं देखता हूँ और जब मुझे संतान नहीं होती तो मुझे जो दुख होता है वो संतान नहीं उसका नहीं है, मेरी कंटिन्यूटी खत्म हो गई उसका दुख रहता है। जब आदमी उसकी मौत आती है तो उसको दुख उसका रहता है, अभी मैं खत्म हो गया, अभी मैं गया, मेरी दुनिया में नामो निशान नहीं रहा। तो संतति जब रहती है तो वो देखता है कि मेरी कंटिन्यूटी है, तो इसका नाम संतति हम बोलते हैं। इसके लिए संतति के प्रति अपना इतना लगाव होता है क्योंकि उसमें मैं खुद को देखता हूं, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस। तो इसके लिए ये जो कंटिन्यूएशन है ये यहाँ की अच्छाई का कंटिन्यूएशन है। इसके लिए उसको अपना जीवन मूल्य बोलते हैं। यह भी बात समझने लायक है। सबसे मौल्यवान हम अपने जीवन को समझते हैं। इसके लिए जब आदमी बीमार होता है ना तो डॉक्टर साहब के पास लोग आके क्या बोलते हैं, इतना भी पैसा लगने दो लेकिन ये मरीज अच्छा होना चाहिए। क्यों? कितना भी पैसा लगने दो, वो कर्ज लेके भी मरीज को अच्छा करने के पीछे लगता है, क्योंकि अपन अपने आप की जिंदगी को सबसे ज्यादा मूल्यवान समझते हैं। लेकिन थोड़ा सोचे तो ध्यान में आता है कि अपने जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान कुछ चीजें हैं। तो ऐसा पहले तो ध्यान में नहीं आता, ऐसा क्या है अपने जीवन से ज्यादा मूल्यवान? तो देखो, एक जवान सीमा के ऊपर तैनात है और अपनी जान गंवा देता है। हम आज के दिन शहीदों का स्मरण करते हैं, जिन्होंने देश के लिए कारावास लिया उनका स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपने जीवन से भी कुछ चीजें मूल्यवान है।
उसको हम जीवन मूल्य कहते हैं, जो अपने जीवन से परे है, पैसों से परे है। क्योंकि पैसों से परे तो अपना जीवन है, और अपने जीवन से परे भी ऐसी कोई वैल्यू सिस्टम है जिसके लिए ये देश विश्व में जाना जाता है। अपना जीवन ऐसे चीजों के ऊपर न्योछावर कर देना जिसमें आदमी गर्व का अनुभव कर सकता है, उसको हम जीवन मूल्य कहते हैं। इसका मतलब ऐसा हुआ कि मेरे हित से बढ़कर भी मेरे देश का हित है, क्योंकि जवान सीमा पे अपनी जान गंवा देता है। आज संसद पे कई साल पहले संसद के ऊपर हमला हुआ तो कई सारे जवान वहां शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान क्यों लगा दी? एक तिरंगा नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसके लिए उन्होंने अपनी जान लगा दी। वो ये समझते हैं कि मेरा जीवन और किसी के लिए काम आया, यह मेरे जीवन से श्रेष्ठ बात है। मेरा देश रहेगा तो मैं रहूंगा, मेरे देश के हित में मेरा हित समाया हुआ है, मेरे परिवार के हित में मेरा हित समाया हुआ है। मेरा हित मेरे परिवार के बिना हो नहीं सकता। मेरे परिवार के हित में मेरा हित है, मेरे राष्ट्र के हित में मेरा हित है, मेरे माता पिता के सुख में मेरा सुख है। यह बात बच्चा अपने जीवन में अपने परिवार से सीखता है। इसीलिए हम कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। यह हम कहाँ से सीखते हैं? तो हमारे परिवार से सीखते हैं। आज अभी प्लेनेट बचाओ, वसुंधरा अभियान, सेव अर्थ मूवमेंट, ऐसी कई सारी चीजें हम आते हुए देखते हैं। प्रदूषण कम करो, क्योंकि ये क्या बताता है? यदि प्लेनेट बचा, अर्थ बची तो मैं बचूंगा। यही बात हमने अपने परिवार में सिखाई है कि मेरे परिवार के हित में जो है वह मेरे हित में है। लेकिन ये दायरा धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, और बढ़ते बढ़ते ये प्लेनेट तक, वसुंधरा तक पहुंचना, यह उसका विकास है। एक राजा था, एक बात बता दो, दो कहानी मेरे मन में उतनी बोल के मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। एक राजा था और उसके गांव में एक ऐसी बात हुई, बड़ा अच्छा राज चल रहा था, लेकिन एक पहले ध्यान रहे कि एक मरीज उस गांव का पागल हो गया, उसके दिमाग के ऊपर असर आ गया। तो लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा एक आदमी पागल हो गया, अच्छा था। तो पुराना जमाना का कोई इलाज तो ज्यादा था नहीं, तो पूछा भाई क्या हुआ? तो बोले ये कुएं का उसने पानी पिया, इसके वजह से पागल हो गया। तो राजा ने बोला नहीं, अपने बावड़ी तो अपने लिए अलग है, राजवाड़े में अलग की बावड़ी, तो चिंता करने का काम नहीं। बाकी सब लोगों के लिए एक ही बावड़ी थी, वहां से लोग पानी पीते थे, तो उनको दूसरा कोई अल्टरनेटिव था नहीं। और राजा ने बोला कि मेरी बावड़ी तो अभी मेरे लिए चाहिए, क्योंकि मेरा पानी अभी मेरे पुत्र और मेरे परिवार के लिए चाहिए। तो गांव के लोग वो बाहर वाले बावड़ी का ही पानी पिए। तो धीरे धीरे लोग जैसा पानी पीते गए तो एक पागल होने लगा। राजा बड़ा खुश था कि अपने लिए अपनी बावड़ी है और अपने परिवार के लोग तो बड़े सुखी है। धीरे धीरे ऐसी बात होगी कि पूरा गांव पागल हो गया। पूरा गांव पागल होने के बाद गांव में जुलूस निकाला, और जुलूस का नारा था कि राजा पागल है और इसको बदलो। फिर राजा बड़ा गड़बड़ा गया, अरे अभी कैसा करेंगे? तो वजीर के पास गया, बोले अभी क्या करे? वजीर बोले देखो साहब, आपने तो पहले पानी दिया नहीं, तो अभी पूरा गांव पागल हो गया, और उनका एक ही नारा है कि राजा को बदलो, राजा पागल हो गया। अभी पूरा गांव पागल हो गया, राजा अकेला ही शाना था, लेकिन गांव वाले लोग तो बोले मेजोरिटी में थे, बोले राजा पागल हो गया। तो वजीर से उसने सलाह मशवरा लिया क्या किया जाए? तो वजीर बोला साहब एकदम आसान बात है, आप उस बावड़ी का पानी पी लो। जैसा राजा ने उस बावड़ी का पानी पी लिया तो लोग बोले कि राजा शाना हो गया, यही राजा चाहिए। तो हम समाज के परिवर्तन को छोड़ के हमको बचा नहीं सकते। हम समाज का एक अभिन्न ऐसा हिस्सा है, हम उससे अलग नहीं रह सकते। हम कितनी भी कोशिश करो, हम राजा भी रहे तो समाज से अलग नहीं है। बड़ा होने के बाद मैं अपना व्यापार हो, अपना उद्योग हो, कोई सर्विस हो, कुछ भी लिए तो एक हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये करना किसके लिए? संस्कार भी अच्छे अपने जीवन में पा लिए, बड़े भी हो गए, व्यापार भी अच्छा चलने लगा, करना किसके लिए है? यह एक प्रश्न अपने मन में हर बार उपस्थित जरूर होता है। एक कहानी उसके लिए मैं बोल देता हूँ और मेरा बोलना समाप्त कर देता हूँ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कहानी है। अपने जीवन में उन्होंने कई सारे लोगों की बहुत मजाक की, इसके लिए वो बड़े मशहूर है।
तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक दिन बीमार हो गए। कोई चौथे पांचवें मंजिल के ऊपर रहते थे और उनके छाती में दर्द हुआ, कोई हार्ट अटैक के समान लगा। तो उन्होंने उस जमाने में डॉक्टर को संदेशा दे कि आप आके मेरी जांच कराओ। तो एक बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस जमाने के थे, वो भी उम्र से बड़े थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से कई सारे उम्र से ज्यादा थे। कोई लिफ्ट फिट तो थी नहीं, वो चौथे या पांचवें मंजिल के ऊपर वो चलते गए। जैसे गए तो उम्र से 70-80 साल के थे। तो डॉक्टर हाथने लगे, जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक कॉट के ऊपर सोए हुए थे, तो ये डॉक्टर साहब पहुंचे, उनको भी कैसा तो भी होने लगा, वो भी हाथने लगे। बाजू में एक कॉट था, वहां डॉक्टर साहब गिर गए और उन्होंने अपनी आंखें फेर ली। तो अरे बाप रे, जो डॉक्टर इनको जांचने के लिए आए थे उन्होंने आंखें ऊपर कर दी, उनको भी पसीना आ गया। बोलते बड़ा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उठे, तुरंत अंदर गए, शक्कर लाई, पानी लाया, उनके ऊपर छिड़का, शक्कर का एक गिलास शरबत थोड़ा भी दिया। तो डॉक्टर साहब ने आंखें खोल दी। जैसे खोल दी तो डॉक्टर साहब ने हाथ आगे किया, बोले मेरी फीस। वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोले ये तो बहुत बड़ी बात होगी, मैंने आपकी सेवा की, आपने तो मुझे जांचा भी नहीं और वापस आप अपनी फीस मांग रहे। बोले ये बात सही है, ये भी आपको जांचने का मेरा एक तरीका था। ऐसा उन्होंने बोला कि मैं ये देखना चाह रहा था कि सच्ची आपको कोई दर्द है, सच्ची आपको कोई बीमारी है, ये देखने के लिए मैंने ऐसा किया। आप अपने जीवन में समझ सकते हो कि हम कई सारी छोटी मोटी कठिनाइयां बताते हैं। जब अपने जीवन से बड़ी समस्या सामने आती है, उसको सुलझाने में जब हम लग जाते हैं तो अपने जीवन की एक समस्या तो सुलझ जाती है कि ये जीवन का क्या करे, क्योंकि वो समस्या अपने जीवन से बड़ी होती है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, कोई जॉगिंग ट्रैक हो या ई लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट हो या और भी कोई आपके मन में प्रोजेक्ट आते हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट चुनो जो प्रोजेक्ट अपने जीवन से बड़ा हो, ताकि पूरी अपनी जिंदगी भी लग जाए तो प्रोजेक्ट सुलझे ना। इसमें एक बात की तसल्ली हो जाती है कि मेरी जिंदगी का मैं करूं क्या। तो ये यदि प्रश्न सुलझ जाना है तो एक ऐसी चुनौती अपने समाज में जो आजू बाजू में दिखता है, वह चुनौती हम अपने जीवन में स्वीकार कर ले। आज का आजादी का पर्व है, इस पर्व में हम सब लोग यह संकल्प करें कि समाज में दिखने वाली जो भी बुराइयां है उसके लिए हम जिम्मेवार है और ये मेरा दायित्व बनता है कि ये बुराई कम करने में मैं कुछ ना कुछ हाथ बटाऊं। जानने वालों तो पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, उन्होंने एक पानी का प्रोजेक्ट पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया उन्होंने। तो इस धरती पे मैं आया हूँ तो यह मेरा सौभाग्य है। जिन्होंने ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट इसके पहले किए हुए, वो आने वाले समय में और भी पूरे अपने देश के लिए अनुकरण योग्य ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। यह विश्वास लेकर मैं मेरा बोलना समाप्त